हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि हम एमपीपीएससी 2024 के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, जहां से क्वेश्चंस हर बार एग्ज़ाम में हमें देखने को मिलता है, वो सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूं, जिसमें मैंने आपको यूनिट 10 के कुछ टॉपिक कंप्लीट करवाए हैं। आई होप आपने वो क्लासेस ज़रूर देखी होंगी। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पर उन क्लास को ज़रूर देख लें, क्योंकि वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं मैंने उन क्लासेस में उन टॉपिक से रिलेटेड कंप्लीट करवाए हैं। और यहाँ पर मैं अपनी अगली क्लास मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व ये लेकर आई हूँ। इसमें मैं आपको जनजातीय व्यक्तित्व से जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे और जो भी जनजातीय व्यक्तित्व हैं वो सारे मैं आपको कंप्लीट करवाऊँगी, चाहे वो ऐतिहासिक हो, चाहे राजनीतिक हो या कला के क्षेत्र में हो। वो सारे जनजातीय व्यक्तित्व हम इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला है ऐतिहासिक व स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जो भी जनजातीय व्यक्तित्व हैं, पहले हम उन्हें देख लेते हैं। तो पहला नाम क्या है हमारा? संग्राम साहा। संग्राम साहा कौन थे? तो संग्राम साहा एक गौंड जनजाति से थे। किस जनजाति से थे? गौंड जनजाति से थे। इनका जिला क्या था? इनका जिला था नरसिंहपुर। इनका मूल नाम था आम्हड़ दास। क्या था इनका मूल नाम? आम्हड़ दास था। इन्होंने क्या किया था? 52 गणों पर अधिकार किया था। क्या किया था? 52 गणों पर अधिकार किया था। इनकी एक रचना है जो कि बहुत फेमस है, रस रत्नमाला, जो कि संस्कृत में लिखी गई है। कौन सी है इनकी रचना? रस रत्नमाला। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि संग्राम ने रस पीकर क्या किया? 52 गणों पर अधिकार किया। इससे आपको ये याद रह जाएगा कि संग्राम शाह ने क्या किया? 52 गणों पर अधिकार किया। क्या पीकर? रस पीकर। तो रस से हो जाएगा आपका रस रत्नमाला, जो कि संस्कृत में लिखी गई है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती का जन्म कहाँ हुआ था? तो रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 ईस्वी में हुआ था। जो कौन थी? एक चंदेल वंश से संबंधित थी। क्वेश्चन बन सकता है कि रानी दुर्गावती किस वंश से थी? तो चंदेल वंश से थी। किस वंश से थी? तो चंदेल वंश से थी। इनकी माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था कमलावती और पिता का नाम था कीरत राय। क्या था? माता का नाम था कमलावती और पिता का नाम था कीरत राय। इनका विवाह कब हुआ था? तो इनका विवाह 1542 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? देखो, जन्म हुआ था 1524 में, याद रह जाएगा। 1524 में हुआ था इनका जन्म और 1542 में, इसको 24 को उल्टा कर देना तो इनका विवाह हुआ था। जन्म हुआ 24 में और इनका विवाह हुआ 1542 में। किससे हुआ? दलपत शाह से हुआ। किससे हुआ? दलपत शाह से हुआ। इनकी मृत्यु कब हुई? तो मृत्यु हुई 24 जून 1564 ईस्वी में। क्या हो गई? इनकी मृत्यु हो गई 24 जून 1564 में। क्या हुई? मृत्यु हो गई। जन्म हुआ 1524 में, विवाह हुआ 1542 में और मृत्यु कब हो गई? 1564 में। ये तीनों डेट आपको याद रखनी है कि जन्म कब हुआ था। तो रानी दुर्गावती का जन्म हुआ था 5 अक्टूबर 1524 को। नेक्स्ट पूछा जाए कि उनका विवाह कब हुआ था, तो 1542 में उनका विवाह हुआ था। किससे हुआ था? तो दलपत शाह से हुआ था। वहीं उनकी मृत्यु कब हुई? तो 24 जून 1564 को हुई। कब हुई? 24 जून 1564 को उनकी मृत्यु हो गई। इनकी समाधि कहाँ है? तो समाधि इनकी बरेला जबलपुर में है। कहाँ है समाधि? बरेला जबलपुर में है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहाँ है? तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय? जबलपुर में है। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। नेक्स्ट आएगा रानी दुर्गावती अभ्यारण्य। यह कहाँ है? तो यह आपका दमोह में है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय पूछा जाए तो आपका आएगा जबलपुर में। कब? 1957 में। और रानी दुर्गावती अभ्यारण्य पूछा जाए तो यह कहाँ है? यह आपका दमोह में स्थित है। इसे 7वां प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। किसमें शामिल किया गया? तो 7वां प्रोजेक्ट टाइगर में से शामिल किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं रानी कमलापति। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रानी कमलापति का जन्म कहाँ हुआ था? तो सीहोर के सलकनपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था रानी कमलापति का जन्म? सीहोर के सलकनपुर में हुआ था। इनका विवाह किससे हुआ था? तो इनका विवाह हुआ था गौंड राजा निज़ाम शाह से। किससे हुआ था इनका विवाह? गौंड राजा निज़ाम शाह से हुआ था। इन्होंने क्या किया था? निज़ाम शाह ने एक महल बनवाया था, रानी कमलापति महल, जो कि कहाँ है? भोपाल में है। कब बनवाया था? 1702 में बनवाया था। और एक
रानी कमलापति महल बनवाया था राजा निज़ाम शाह ने 1702 ईस्वी में। भोपाल की अंतिम हिंदू शासिका कौन थी? तो भोपाल की अंतिम हिंदू शासिका थी रानी कमलापति। कौन थी? भोपाल की अंतिम हिंदू शासिका रानी कमलापति थी। नेक्स्ट है 15 नवंबर 2021 में, 15 नवंबर ये डेट आप याद रखिएगा, 15 नवंबर 2021 में क्या किया गया? जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इन्हीं के नाम पर रख दिया गया है। क्या कर दिया गया है? रानी कमलापति कर दिया गया। कब कर दिया गया? तो 15 नवंबर 2021 से क्या हो गया इसका नाम? तो रानी कमलापति नाम रख दिया गया है। तो हबीबगंज कब रखा गया था? तो इसका निर्माण, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का निर्माण कब किया गया था? तो 1905 में किया गया था शाहपुर नाम से। जब इसका निर्माण हुआ हबीबगंज रेलवे स्टेशन का तो इसे हम शाहपुर नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? शाहपुर नाम से। लेकिन 1979 में क्या कर दिया गया था? इसका नाम हबीबगंज कर दिया गया था। 1905 में इसका नाम क्या रखा गया? 1905 में रखा गया शाहपुर नाम, और 1979 ईस्वी में इसका नाम क्या कर दिया गया? तो हबीबगंज कर दिया गया। और 15 नवंबर 2021 को क्या कर दिया गया इसका नाम? 15 नवंबर 2021 को इसका नाम रानी कमलापति कर दिया गया। 3 फैक्ट हैं, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। निर्माण कब हुआ? हबीबगंज रेलवे स्टेशन का निर्माण हुआ था 1905 में। किस नाम से? तो शाहपुर नाम से निर्माण किया गया था। 1979 में क्या कर दिया गया इसका नाम? शाहपुर से हबीबगंज कर दिया गया। लेकिन 15 नवंबर 2021 में फिर नाम चेंज किया तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन से क्या कर दिया? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया है। वर्तमान में यही नाम है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा निहाल सिंह कोरकू। निहाल सिंह कोरकू कौन थे? तो कोरकू पहले से दिख रहा है, तो किससे होंगे? कोरकू जनजाति से। कोरकू जनजाति से थे। इन्होंने क्या किया था? 1842 में बुंदेला विद्रोह के समय कोरकू जनजाति को इकट्ठा कर विद्रोह किया था। क्या किया था इन्होंने? 1842 में बुंदेला विद्रोह में। किस विद्रोह में? तो बुंदेला विद्रोह के समय कोरकू जनजाति को इकट्ठा कर विद्रोह किया था। किससे किया था? अंग्रेजों से किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं राजा शंकर शाह। ये भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजा शंकर शाह, इनका जन्म कब हुआ था? तो 1784 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1784 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ये कौन थे? ये गढ़ा मंडला के अंतिम गौंड राजा थे। कौन थे ये? गढ़ा मंडला के अंतिम गौंड राजा कौन थे? राजा शंकर शाह थे। ये किसके वंशज थे? तो महारानी दुर्गावती के वंशज थे। किसके वंशज थे? महारानी दुर्गावती के वंशज थे। 18 सितंबर 1857 को शंकर शाह एवं उनके पुत्र रघुनाथ शाह को तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया था। कब? तो 18 सितंबर। कब उड़ा दिया गया था? तो 18 सितंबर, याद रखिएगा ये डेट। 18 सितंबर 1857 को रघुनाथ शाह एवं शंकर शाह को तोप के मुंह से बांधकर क्या कर दिया गया था? उड़ा दिया गया था। 18 सितंबर 1857 को, ये डेट याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इन्हीं की स्मृति में बलिदान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को इन्हीं की स्मृति में बलिदान दिवस भी मनाया जाता है। शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह दोनों की प्रतिमा 5 करोड़ की लागत से कहाँ स्थापित की जा रही है? तो जबलपुर में स्थापित की जा रही है। किसकी स्मृति में? शंकर शाह और रघुनाथ शाह की प्रतिमा कितनी करोड़ की लागत से? तो 5 करोड़ की लागत से कहाँ स्थापित हो रही है? जबलपुर में स्थापित हो रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं टांट्या भील। टांट्या भील कौन थे? तो टांट्या भील 1842 में इनका जन्म हुआ था। खंडवा जिले के पंधाना तहसील से थे। कहाँ से थे? खंडवा जिले से थे, पंधाना तहसील से थे। 1842 में इनका जन्म हुआ था। इनका वास्तविक नाम था, MPPSC में ये पिछले आप एग्ज़ाम देखेंगे तो वहाँ पर पूछा गया है इनका वास्तविक नाम, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनका वास्तविक नाम था तात्या या टुंड्रा भील भी इनको कहते थे। इनको उपाधियाँ दी गई थी बहुत सारी। कौन कौन सी उपाधियाँ मिली थी? तो इन्हें आदिवासी नायक, निमाड़ का गौरव, टांट्या मामा, भारतीय आदिवासियों का रॉबिन हुड या इंडियन रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता था। किस किस नाम से जाना जाता था टांट्या मामा को? तो आदिवासी नायक, निमाड़ का गौरव, टांट्या मामा, भारतीय आदिवासियों का रॉबिन हुड और इंडियन रॉबिन हुड के नाम से इनको जाना जाता था। इनको ये सारी उपाधियाँ दी गई थी। नेक्स्ट, इन्हें गोरिल्ला युद्ध पद्धति में निपुणता हासिल की। किस पद्धति में? गोरिल्ला युद्ध पद्धति में क्या हासिल की? तो निपुणता हासिल की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं 1857 के समय
स्वतंत्रता संग्राम का आदिवासी जननायक कहा गया था। किसको? टंट्या मामा को। 1857 में क्या कहा गया था इनको? आदिवासी जननायक। 4 दिसंबर 1889 को फांसी दे दी गई। 4 दिसंबर 1889 को क्या दी गई थी? टंट्या मामा को फांसी दे दी गई थी। इनका समाधि स्थल कहाँ है? तो पाताल पानी, इंदौर में इनका क्या है? समाधि स्थल है। 4 दिसंबर 1889 को फांसी दी गई और इनका समाधि स्थल कहाँ है? पाताल पानी, इंदौर में क्या है? इनका समाधि स्थल है। नेक्स्ट है टांट्या स्व रोजगार योजना। इनके नाम से एक योजना भी चलती है। कौन सी है? टांट्या स्व रोजगार योजना। कब शुरू की गई थी? तो 2013 से शुरू की गई थी। एक और है जननायक टंट्या भील राज्य स्तरीय सम्मान भी इनकी स्मृति में दिया जाता है, जिसमें 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इसकी शुरुआत आपके 2008 से की गई थी। कब से की गई थी? 2008 से की गई थी। प्रथम सम्मान पाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो राजा राममोहन मौर्य थे। कौन थे? राजा राम मौर्य थे, जो कहाँ से थे? आपके देवास जिले से थे। कहाँ से थे आपके राजा राम मौर्य? तो देवास जिले से आते थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, टांट्या मामा से ही रिलेटेड ये फैक्ट है। इंदौर के भंवरकुआं चौराहे का नाम टांट्या भील चौराहा कर दिया गया है। भंवरकुआं चौराहा है जो इंदौर में, उसका नाम क्या कर दिया है? टांट्या भील चौराहा कर दिया गया है। 4 दिसंबर 2022 को भंवरकुआं चौराहे पर टांट्या मामा की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। कब किया गया था? डेट याद रखिएगा, 4 दिसंबर 2022 को भंवरकुआं चौराहे पर टांट्या मामा की प्रतिमा का क्या किया गया? अनावरण किया गया। पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम टांट्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? टांट्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं विरसा गौंड। विरसा गौंड कौन है? तो गौंड है, तो गौंड जनजाति से होंगे। 19 अगस्त 1942 ईस्वी में बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। 19 अगस्त 1942 ईस्वी में क्या किया था? बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी से क्रांतिकारियों का नेतृत्व विरसा गौंड ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं विष्णु सिंह उइके। विष्णु सिंह उइके कौन थे? तो ये थे आपके बैतूल जिले के गांव बंजारी ढालके में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? बैतूल जिले के बंजारी गांव में इनका जन्म हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन में घोड़ा डोंगरी के शाहपुर क्षेत्र में विद्रोह किया था। कहाँ विद्रोह किया था? तो घोड़ा डोंगरी के शाहपुर क्षेत्र में इन्होंने क्या किया था? विद्रोह किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है भीमा नायक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। भीमा नायक। भीमा नायक का जन्म कहाँ हुआ था? तो भीमा नायक का जन्म बड़वानी जिले के पंचमोहली गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था भीमा नायक का जन्म? बड़वानी जिले के पंचमोहली गांव में हुआ था। MPPSC में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भीमा नायक किस क्षेत्र से संबंधित है, ऐसे कुछ क्वेश्चन है, तो बड़वानी उसका सही आंसर था। देख लीजिएगा आप। इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें निवाड़ का रॉबिनहुड कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निवाड़ का रॉबिनहुड कहा जाता था। 1857 की क्रांति में क्या किया था? नेतृत्व किया था। कौन सी क्रांति में किया? 1857 की क्रांति में इन्होंने अपना नेतृत्व किया था। 11 अप्रैल 1858 को अम्बा पानी के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कब अम्बा पानी का युद्ध कब हुआ था? तो ये आपको डेट याद रखनी पड़ेगी। 11 अप्रैल 1858 को। 11 अप्रैल 1858 को कौन सा युद्ध हुआ था? तो अम्बा पानी का युद्ध हुआ था। कब? 11 अप्रैल 1858 को। नेक्स्ट है पंचसावल की लड़ाई। पंचसावल की लड़ाई कब की गई? तो 24 अगस्त 1857 में कौन सी लड़ाई की गई थी? पंचसावल की लड़ाई, इन्हीं के नेतृत्व में। 4 फरवरी 1859 में धाबा बावड़ी की लड़ाई की गई। 9 फरवरी 1859 को पंच बावली की लड़ाई इन्हीं के नेतृत्व में की गई थी। 2 अप्रैल 1868 को अंग्रेजों ने पकड़कर पोर्ट ब्लेयर भेज दिया। कब पकड़ा था अंग्रेजों इनको? अंग्रेजों ने इनको पकड़ा था 2 अप्रैल 1868 को पकड़ा था। अंडमान के काला पानी में 29 दिसंबर 1876 को, कब? 29 दिसंबर 1876 को फांसी दे दी गई। पूछा है कि भीमा नायक को कब फांसी दी गई, तो डेट याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। 29 दिसंबर 1876 को इनको क्या दी गई? फांसी दे दी गई थी। धुआंबा बावड़ी गांव के पहाड़ पर भीमा नायक की गड़ी है। कहाँ है? धुआंबा बावड़ी एक गांव है, उसके पहाड़ पर इनकी क्या है? गड़ी है। 2017 में इनका एक स्मारक भी बनाया गया है। 2017 में क्या बनाया गया? इनका स्मारक बनाया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं खाजिया नायक। खाजिया नायक का जन्म कहाँ हुआ था? तो खाजिया नायक का जन्म निमाड़ क्षेत्र के सांगली ग्राम में हुआ था सन 1830 ईस्वी में। इनके पिता गुमान नायक अंग्रेजों के चौकीदार थे। खाजिया नायक के पिता कौन थे? अंग्रेजों के चौकीदार थे। इनका नाम क्या था इनके पिता का? तो गुमान नायक इनके पिता का नाम हो जाएगा। ये अंग्रेजों की भील पलटन में शामिल थे। कौन सी पलटन में शामिल थे? तो ये
ये अंग्रेजों के भील पलटन में शामिल थे। 11 अप्रैल 1858 को बड़वानी व सिलावत के बीच अंबापानी गांव में दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ। कब हुआ? 11 अप्रैल 1858 को बड़वानी व सिलावत के बीच स्थित अंबापानी गांव में क्या हुआ? दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ। कर्नल जेम्स आउट्रम ने खाज्या नायक को मार दिया। किस अंग्रेज अधिकारी ने खाज्या नायक को मारा था? तो नाम पूछा जाए तो कर्नल जेम्स आउट्रम ने इनको मारा था। नेक्स्ट देख लेते हैं सीताराम कंवर। सीताराम कंवर कौन थे? तो जबलपुर में शंकर शाह व रघुनाथ शाह के गुप्तचर सेना के प्रमुख थे। कौन थे सीताराम कंवर? तो जबलपुर में शंकर शाह व रघुनाथ शाह के गुप्तचर सेना के कौन थे? प्रमुख थे। 1857 की क्रांति में विशेष योगदान दिया। नेक्स्ट देखते हैं इनकी मृत्यु कब हो गई सीताराम कंवर की? तो 9 अक्टूबर 1958 में इनकी मृत्यु हो गई। कब हुई मृत्यु? तो 9 अक्टूबर 1958 में क्या हो गई? इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट देखते हैं धीर सिंह। धीर सिंह कौन थे? तो रीवा राज्य में 1857 की क्रांति के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। कौन थे? रीवा राज्य में 1857 की क्रांति के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? धीर सिंह थे। कहाँ से? रीवा राज्य से। गढ़ा मंडला में के शासक शंकर शाह से भेंट करने के पश्चात उन्होंने रीवा में 1857 में क्रांति की। किससे इनकी भेंट हुई थी? तो शंकर शाह से इनकी भेंट हुई। इसके बाद इन्होंने क्या किया? रीवा में 1857 की क्रांति की। नेक्स्ट देख लेते हैं बादल भोई। बादल भोई का जन्म कहाँ हुआ था? तो छिंदवाड़ा जिले के डुंगरिया गांव में 1845 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? छिंदवाड़ा जिले के डुंगरिया गांव में 1845 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। मध्य प्रदेश में बादल भोई, हुल्ली भोई, भीमा भोई महान स्वतंत्रता सेनानी हुए। मध्य प्रदेश में कौन कौन हुए? बादल भोई, हुल्ली भोई और भीमा भोई, ये तीनों क्या हुए? महान स्वतंत्रता सेनानी हुए। नेक्स्ट देख लेते हैं इनकी महात्मा गांधी से मुलाकात हुई थी 6 जनवरी 1921 को। कब हुई थी महात्मा गांधी से मुलाकात? तो 6 जनवरी 1921 से हुई थी। किसकी? बादल भोई की मुलाकात हुई थी। इन्होंने श्री विश्वनाथ सालपेकर के नेतृत्व में 21 अगस्त 1930 को रामाकोना में जंगल कानून तोड़ा। क्या तोड़ा इन्होंने? जंगल कानून को तोड़ा था। किसके नेतृत्व में? श्री विश्वनाथ सालपेकर के नेतृत्व में 21 अगस्त 1930 को रामाकोना में जंगल में कानून तोड़ा। नेक्स्ट देख लेते हैं गंजन सिंह कोरकू। गंजन सिंह कोरकू कौन थे? तो बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी में इनका जन्म हुआ था। 1930 में जंगल सत्याग्रह में नेतृत्व किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं मंसू ओझा। मंसू ओझा कौन है? तो बैतूल जिले के ग्राम राताभारी में इनका जन्म हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई? तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मृत्यु कब हुई? तो 28 अगस्त 1981 को क्या हुई? इनकी मृत्यु हुई। 28 अगस्त 1981 को क्या हुई? मंसू ओझा की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट देख लेते हैं लाला पद्मधर सिंह। लाला पद्मधर सिंह कौन है? तो सतना जिले के कृपालपुर ग्राम में इनका जन्म हुआ था। रीवा राज्य में आदिवासियों का नेतृत्व किया। किसका नेतृत्व किया था इन्होंने? तो आदिवासियों का नेतृत्व किया था। कहाँ से? रीवा राज्य से। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। इनका उपनाम रीवा का शेर कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? रीवा का शेर कहा जाता था। इनका उपनाम है यह। नेक्स्ट देख लेते हैं राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित। पहले है हमारे फग्गन सिंह कुलहस्ते, जो कि राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित हैं। फग्गन सिंह कुलहस्ते का जन्म आपका मंडला जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? मंडला जिले में हुआ था। 2016-17 में स्वास्थ्य व कल्याण मंत्री भी रहे हैं। कौन? फग्गन सिंह कुलहस्ते 2016 और 17 में क्या रहे हैं? स्वास्थ्य व कल्याण मंत्री। मंडला लोकसभा से राज्य इस्पात मंत्री भी वर्तमान में है। मंडला लोकसभा से क्या है यह? वर्तमान में राज्य इस्पात मंत्री भी यह है। नेक्स्ट देख लेते हैं जमुना देवी। जमुना देवी का जन्म आपका धार जिले के सरदारपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? धार जिले के सरदारपुर में। इनका उपनाम क्या है? तो इनका उपनाम है बुआ जी। क्या है इनका उपनाम? बुआ जी। 1998 में पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी थी। कौन बनी थी ये पहली महिला उप मंत्री? कब बनी? उप मुख्यमंत्री कब बनी? 1998 में। नेक्स्ट है 2003 में पहली महिला विपक्ष की नेता बनी। 2003 में क्या बनी? पहली महिला विपक्ष की नेता कौन बनी थी? जमुना देवी। नेक्स्ट 2001 में भारत ज्योति सम्मान से सम्मानित किया गया।
2001 में क्या किया गया, भारत ज्योति सम्मान से सम्मानित किया गया। देखो 1998 में पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी, जमुना देवी। 2003 में पहली महिला फर्स्ट महिला विपक्ष की नेता कौन बनी, जमुना देवी। 2001 में भारत ज्योति सम्मान से, कब, 2001 में भारत ज्योति सम्मान से क्या किया गया, इन्हें सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, पहली महिला प्रोटेम स्पीकर भी यह बनी थी, कौन, जमुना देवी। नेक्स्ट है राजा नरेश चंद्र सिंह। राजा नरेश चंद्र सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था, छत्तीसगढ़ में हुआ था। 13 से 25 मार्च 1969 तक ये क्या रहे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, मात्र 13 दिन तक। कितने दिन तक रहे, मात्र 13 दिन तक रहे। एमपी के मुख्यमंत्री रहे। पहले आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे, तो यही थे, राजा नरेश चंद्र सिंह थे। आपसे पूछा जाए कि एमपी में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे, तो वो रहे थे आपके अर्जुन सिंह, जो कि एक दिन के मुख्यमंत्री बने थे, सबसे कम समय। लेकिन पहले आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे, तो राजा नरेश चंद्र सिंह आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कांतिलाल भूरिया। कांतिलाल भूरिया का जन्म कहाँ हुआ था, तो झाबुआ में इनका जन्म हुआ था। ये कौन थे, ये एक आदिवासी नेता थे और ये 15वीं लोकसभा में जनजातीय मामलों के मंत्री भी रहे हैं। क्या रहे हैं, 15वीं लोकसभा में जनजातीय मामलों के मंत्री रहे हैं। 2009 में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं, 2009 में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, कौन, कांतिलाल भूरिया। नेक्स्ट देख लेते हैं दिलीप सिंह भूरिया। दिलीप सिंह भूरिया का जन्म भी कहाँ हुआ था आपका, तो झाबुआ जिले में हुआ था। यह भी एक आदिवासी नेता थे, एससी और एसटी आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। दिलीप सिंह भूरिया कौन रह चुके हैं, एससी और एसटी आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। तेंदुपत्ता नीति बनाने के लिए भूरिया कमेटी बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी, एक भूरिया कमेटी बनाई गई थी, जिसकी अनुशंसा पर एमपी में तेंदुपत्ता नीति बनकर लागू की गई। इसी भूरिया कमेटी की अनुशंसा पर एमपी में क्या की गई, तेंदुपत्ता नीति लागू की गई थी। ये अखिल भारतीय सहकारी संघ के अध्यक्ष भी बने थे, कौन, दिलीप सिंह भूरिया। नेक्स्ट देख लेते हैं कुमारी मीना सिंह मांडवे। कुमारी मीना सिंह मांडवे का जन्म कहाँ हुआ था, तो उमरिया में हुआ था। उमरिया के भानपुर क्षेत्र से यह विधायक थी। जनजातीय कल्याण की वित्त मंत्री तथा अनुसूचित जाति कल्याण की मंत्री रही हैं, कौन, कुमारी मीना सिंह मांडवे। नेक्स्ट देख लेते हैं उमंग सिंघार। उमंग सिंघार का जन्म आपका धार में हुआ था। ये वर्तमान मध्य प्रदेश में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं। क्या है ये, वर्तमान में मध्य प्रदेश में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन है, उमंग सिंघार हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अमृत विट्ठलदास ठक्कर। अमृत विट्ठलदास ठक्कर का जन्म गुजरात के भावनगर में हुआ था। इनका उपनाम क्या है, तो इनका उपनाम है ठक्कर बप्पा। क्या है इनका उपनाम, ठक्कर बप्पा। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये ठक्कर बप्पा किसका उपनाम है, तो अमृतलाल विट्ठलदास ठक्कर का उपनाम क्या है, ठक्कर बप्पा है। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य रहे थे। क्या रहे थे ये, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया के क्या रहे, सदस्य भी रह चुके हैं। नेक्स्ट आएगा, इन्होंने ही सर्वप्रथम जनजातियों को आदिवासी कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सर्वप्रथम जनजातियों को आदिवासी किसने कहा है, तो अमृतलाल विट्ठलदास ठक्कर ने इनको क्या कहा है, आदिवासी कहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं कला एवं संस्कृति से संबंधित। कला एवं संस्कृति से संबंधित में हमारे पहले आएंगे पेमा फाल्या। पेमा फाल्या का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था चंद्रशेखर आजाद नगर अलीराजपुर में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई, तो 31 मार्च 2020 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ये भील जनजाति के प्रसिद्ध पिथौरा चित्रकला के श्रेष्ठ कलाकार थे। कौन थे ये, भील जनजाति के प्रसिद्ध पिथौरा चित्रकला के श्रेष्ठ कलाकार थे। 1986 में इन्हें क्या मिला, तो शिखर सम्मान मिला इनको 1986 में। और 2017 में क्या प्रदान किया गया, तो तुलसी सम्मान इन्हें 2017 में दिया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं जनगढ़ सिंह श्याम। जनगढ़ सिंह श्याम का जन्म डिंडोरी के पाटनगढ़ में हुआ था, सन 1962 में बार में हुआ था। नेक्स्ट आएगा भारतीय कला के नए स्कूल जंगल कलाम के निर्माता यही थे। कौन थे, जनगढ़ सिंह श्याम, तो जंगल कलाम के निर्माता थे। जंगल कलाम में गौण चित्रकला में सर्वप्रथम कागज़ और कैनवास का उपयोग किया गया है। क्या किया गया है, जंगल कलाम में गौण चित्रकला में सबसे पहले कागज़ और कैनवास का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट, इनके चित्र भारत भवन मध्य प्रदेश की विधानसभा में लगे हैं। किसके, जनगढ़ सिंह श्याम के जो चित्र हैं वो भोपाल में स्थित भारत भवन में की विधानसभा में क्या है, लगे हुए हैं। इन्हें 1986 में क्या दिया गया, तो शिखर सम्मान दिया गया था। गौण चित्रकारी
को अभी हाल ही में जीआई टैग भी मिल चुका है। गौंड चित्रकारी को क्या मिल चुका है? अभी हाल ही में जीआई टैग मिल चुका है। इनकी मृत्यु, जनगढ़ सिंह श्याम की मृत्यु जापान के टोकामाची में मिथिला संग्रहालय में हो गई थी। कहाँ हुई थी? तो जापान के टोकामाची के मिथिला संग्रहालय में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं भज्जू सिंह श्याम। भज्जू सिंह श्याम का जन्म डिंडोरी के पाटनगढ़ गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? डिंडोरी के पाटनगढ़ गांव में हुआ था। ये कौन है? यह भी एक प्रसिद्ध गौंड चित्रकार है। इन्हें 2018 में पद्मश्री मिला है। कब मिला है इनको पद्मश्री? 2018 में, कला के क्षेत्र में। इनकी पुस्तक क्या है? तो द लंदन जंगल बुक इनकी पुस्तक का नाम है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये भी कि इनको पद्मश्री कब दिया गया। तो 2018 में इनको पद्मश्री मिला है। और इनकी बुक है, बुक का नाम है द लंदन जंगल बुक, इनकी पुस्तक का नाम है। पाटनगढ़ को क्या कहा जाता है? तो चित्रकारों का गांव कहा जाता है। किसको? डिंडोरी का जो पाटनगढ़ है उसे हम क्या कहते हैं? तो चित्रकारों का गांव कहते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट है जोधैया बाई। जोधैया बाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म उमरिया में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? उमरिया में हुआ था। किस जनजाति से थी? तो यह बैगा जनजाति से आती हैं। जोधैया बाई किस जनजाति की है? तो बैगा जनजाति की जोधैया बाई है। ये भी किससे संबंधित है? तो यह भी चित्रकारी से संबंधित है। 2023 में इन्हें क्या प्रदान किया गया? तो पद्मश्री 2023 में मिला है। और 2020 में इन्हें नारी शक्ति सम्मान भी प्राप्त हुआ है। 8 मार्च 2022 को राष्ट्रीय मातृशक्ति पुरस्कार भी इनको दिया गया है। इनको 3 पुरस्कार दिए गए हैं जो कि तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 2020 में दिया गया इनको नारी शक्ति सम्मान, 2022 में दिया गया इनको राष्ट्रीय मातृशक्ति पुरस्कार और 2023 में दिया गया है इनको पद्मश्री। किस जनजाति से हैं? तो बैगा जनजाति से हैं। किस जिले से आती हैं? तो उमरिया जिले से आती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं भूरी बाई। भूरी बाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो भूरी बाई का जन्म झाबुआ जिले के पिटोल गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था भूरी बाई का जन्म? झाबुआ जिले के पिटोल गांव में हुआ था। पिथौरा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध भील समुदाय से हैं। किस समुदाय से हैं? तो प्रसिद्ध भील समुदाय से हैं। किस चित्रकला के लिए? पिथौरा चित्रकला के लिए। कि पहली कलाकार जिन्होंने चित्रकला के लिए पेपर का उपयोग किया है, यह एक ऐसी पहली कलाकार हैं जिन्होंने चित्रकला के लिए किसका उपयोग किया है? पेपर का उपयोग किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं इनको 2021 में, किसको? भूरी बाई को। भूरी बाई को 2021 में क्या प्रदान किया गया? तो पद्मश्री मिला है। 1986 में शिखर सम्मान और 1998 में अहिल्या सम्मान इनको दिए गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं शांता भूरिया। पद्मश्री भूरी बाई की पुत्री थी। कौन है यह? पद्मश्री भूरी बाई की पुत्री हैं। इनका जन्म झाबुआ जिले में हुआ है। यह भी भील जनजाति की युवा चित्रकार है। कौन है ये? भील जनजाति की युवा चित्रकार, तो शांता भूरिया हैं। नेक्स्ट देखते हैं दुर्गाबाई व्योम। दुर्गाबाई व्योम का जन्म कहाँ हुआ है? तो इनका जन्म मंडला जिले के बरवासपुर में हुआ है। कहाँ हुआ इनका जन्म? मंडला जिले के बरवासपुर में हुआ है। गोंडी चित्रकला को अलग पहचान दी है। अपनी माँ से डिगना कला सीखी। दुर्गाबाई व्योम ने किससे सीखी थी? डिगना कला अपनी माँ से सीखी थी। तो डिगना कला किस जनजाति से संबंधित है? तो गौंड जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय दुर्गावती सम्मान से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है और 2022 में इन्हें क्या मिला है? पद्मश्री दिया गया है। किसको? दुर्गाबाई व्योम को। नेक्स्ट आ जाएंगी लहरी बाई। लहरी बाई भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लहरी बाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश के डिंडोरी में इनका जन्म हुआ था। श्री अन्य प्रजातियों का संरक्षण तथा संवर्धन किया। इन्होंने क्या किया है? जो इनके पास बाजरा है, बाजरा की अलग अलग किस्म की प्रजातियों का इन्होंने संरक्षण, मोटे अनाज का संरक्षण और संवर्धन किया है। द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें पादप जीवोन संरक्षण किसान सम्मान से सम्मानित किया है। क्या किया है इन्होंने? द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया है? इन्हें कौन से पुरस्कार से सम्मान किया है? तो पादप जीनोम संरक्षक किसान सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। वेगा समुदाय की सहायता से इन्होंने कोदो, कुटकी, सांवा, काग, सीकिया, महुआ जैसे श्री अन्य प्रजातियों का सीड बैंक विकसित किया है। किस किस का? कोदो, कुटकी, जो ये सब आपके मोटे अनाज कहते हैं जिन्हें हम श्री अन्य के नाम से जान रहे हैं। कौन कौन से हैं? तो कोदो, कुटकी, सांवा, काग, सीकिया, महुआ जैसे श्री अन्य प्रजातियों को क्या स्थापित किया है? तो सीड बैंक इन्होंने विकसित किया है। नेक्स्ट देखते हैं आनंद सिंह श्याम।
आनंद सिंह श्याम कौन है? तो यह गौड़ चित्रकला से संबंधित है। आनंद सिंह श्याम किस चित्रकला से संबंधित है? तो गौड़ चित्रकला से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 2023 में कला के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मान श्री रमेश परमार एवं श्रीमती शांति परमार को गुड़िया शिल्प कला के लिए पद्मश्री दिया गया है। किसको? 2023 में श्री रमेश परमार और श्रीमती शांति परमार कहाँ से आती हैं? तो ये आती हैं आपकी झाबुआ ज़िले से। कहाँ से आती हैं? झाबुआ ज़िले से। कौन कौन? रमेश परमार, रमेश और शांति परमार। रमेश परमार और शांति परमार किस क्षेत्र में दिया गया? तो गुड़िया शिल्प के क्षेत्र में इनको पद्मश्री दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 2022 के भी हम पद्मश्री देख लेते हैं। तो एमपी में 5 लोगों को 2022 में पद्मश्री प्रदान किए गए हैं, जिसमें आती हैं आपकी दुर्गाबाई व्योम जो कि मंडला जिले की हैं, चित्रकला से संबंधित हैं। अर्जुन सिंह ध्रुवे जो कि डिंडोरी जिले से हैं, बैगा नृत्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट आएगा डॉक्टर MP मिश्रा जो कि भोपाल से हैं, चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित हैं। इन्हें मरणोपरांत दिया गया है 2022 का पद्मश्री। राम सहाय पांडे जो कि सागर के हैं, कला के क्षेत्र में दिया गया है, राई नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, श्री अवध किशोर जड़िया। अवध किशोर जड़िया कौन है? तो आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं जो कि कहाँ के हैं? आपके छतरपुर जिले से हैं। इन्हें भी क्या दिया गया है? पद्मश्री 2022 दिया गया है। हम 2024 के अभी करंट के देख लेते हैं। तो करंट में MP के 4 लोगों को पद्मश्री प्रदान किया गया है, जिसमें है आपके कालूराम बामनिया, ओम प्रकाश शर्मा, सत्येंद्र सिंह लोहिया और भगवती लाल राजपुरोहित। तो कालूराम बामनिया को कला के क्षेत्र में जो कि कबीर भजन गायक हैं, और ओम प्रकाश शर्मा को भी कला के क्षेत्र में दिया गया है। इन्होंने माच को गायन के साथ साथ रंगमंच से जोड़ने के लिए इन्हें यह पद्मश्री प्रदान किया गया है। नेक्स्ट आएगी सत्येंद्र सिंह लोहिया। सत्येंद्र सिंह लोहिया एक दिव्यांग खिलाड़ी हैं जो कि भारतीय तैराक हैं। नेक्स्ट है भगवती लाल राजपुरोहित। ये साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में इन्हें वर्ष 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ये चारों किस जिले से संबंधित हैं? तो ये आप देख लीजिएगा, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। वहाँ पर मैं जो भी यहाँ पढ़ाऊँगी उसकी PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक यू।